हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं आज अपनी इस वीडियो में। और आज अपनी इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वह है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसका एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं शिक्षण के सूत्र, या फिर यूँ कहें मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ये शिक्षण के सूत्र काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके डीएलएड के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में अक्सर जो है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और न केवल डीएलएड एग्ज़ाम्स में बल्कि आप जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर आपके किसी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो टीचिंग से रिलेटेड, उसमें इस टॉपिक से अक्सर जो है क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस लिहाज से भी। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, अच्छे से समझने का प्रयास करें और एक कॉन्सेप्ट के रूप में अपने दिमाग में इसको बैठा लें। और इस प्रकार से अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे जिससे कि हम केवल इसको एक एग्ज़ाम्स के रूप में ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार में शिक्षक के रूप में जो एक व्यवहार होना चाहिए उस रूप में इसे अपने हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा हमेशा की तरह कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से जो है लाभ मिल सके। ठीक है, तो आइए हम समझेंगे इस शिक्षण के सूत्र जो टॉपिक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं उसकी चर्चा हम पहले कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है उसे हम यहाँ पर सीखेंगे, शिक्षण के सूत्रों का अर्थ क्या है, और उसे विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा जो हम सीखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा शिक्षण के सूत्रों की आवश्यकता क्या है, क्यों हम अपने शिक्षण की प्रक्रिया में जो है शिक्षण के सूत्रों का उपयोग करें। उसके बाद शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बोर्ड पे आपको 11 शिक्षण सूत्रों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है जो कि हमारे डीएलएड के सिलेबस में भी है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी सिलेबस में ये 11 जो आपके शिक्षण के सूत्र हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इन 11 पे एक एक करके चर्चा करेंगे, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इन सभी शिक्षण के सूत्रों को बारीकी से समझ सकें। ठीक है, अंत में हम इन शिक्षण के सूत्रों की उपयोगिता को सीखेंगे जो एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण के दौरान प्रयोग करेगा, किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, कितना महत्वपूर्ण है ये, कितना उपयोगी है एक शिक्षक के लिए। ठीक है, तो इन 4 टॉपिक्स पर हम आज चर्चा करेंगे इस पूरी वीडियो में। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हम जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं शिक्षण के सूत्रों का अर्थ। ठीक है, अर्थ समझेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे शिक्षण के सूत्रों के अर्थ की। अर्थ क्या है, तो शिक्षण के सूत्र की बात की जा रही है। शिक्षण की बात तो आप समझते हैं शिक्षण क्या है ना। शिक्षण वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक अनुभवी व्यक्ति किसी अपने से कम अनुभवी व्यक्ति को ज्ञान का स्थानांतरण करता है, और न केवल ज्ञान का स्थानांतरण करता है बल्कि इस प्रकार से उसके व्यवहार में बदलाव करने का भी प्रयास करता है जो कि शिक्षण के उद्देश्यों द्वारा निर्धारित होते हैं और उनको प्राप्त करने का प्रयास जो है वो करता है। ठीक है, तो शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है, व्यक्ति के जीवन के निर्माण की प्रक्रिया है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करने की जो है वो प्रक्रिया है। लेकिन शिक्षण की बात तो आप कर ही चुके हैं, हमने एक वीडियो में शिक्षण के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। यहाँ पर शिक्षण के सूत्रों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। शिक्षण के सूत्र का मतलब क्या है, ये हमें समझने वाली बात है। तो आप बचपन से सूत्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। गणित में आप इस्तेमाल करते हैं सूत्र। ठीक है, लेकिन उस गणित के सूत्रों को हम फार्मूला कहते हैं, है ना, जिसको अंग्रेजी में क्या कहता है, फार्मूला। एक एक्सप्रेशन होता है जिस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम किसी भी गणितीय समस्या को हल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षण के सूत्र का तात्पर्य उस फार्मूला से नहीं है बल्कि है मैक्सिम्स से। मैक्सिम्स अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिम्स। ठीक है, तो मैक्सिम या सूत्र यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करता है। हर एक व्यक्ति अपने व्यावसायिक जीवन के लिए, अपने आम जिंदगी में जीने के लिए कई सारी क्रियाएं करता रहता है, और वो क्रियाएं करते करते
उस कार्य में धीरे धीरे निपुण होने लगता है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई मैकेनिक है, वो कार बना रहा है, पहली बार जब वो कार बनाने सीखने जाता है किसी अनुभवी व्यक्ति के पास, तो वो कार को बनाना सीखता है, उसमें जो भी खराबियां हैं, उसमें आने वाली कमियों को पहचानने का प्रयास करता है। फिर धीरे धीरे वह उस कमियों को पहचान कर उसे रिपेयर करना सीख लेता है। एक समय ऐसा आता है कि ये जो व्यक्ति है वह आगे चलकर उसी कार में आने वाली कमियों को बड़ी ही जल्दी समझ लेता है और जल्दी से जल्दी उसको तुरंत जो है वो रिपेयर कर देता है। ठीक है, कोई डॉक्टर है, पहले डॉक्टर के लिए कोर्स करता है, सीखता है बेसिक चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे वह हमारे समाज में जाएगा, व्यवहारिक जीवन में काम करना शुरू करेगा, तो वह अपने अध्ययन काल में सीखे गए ज्ञान का उपयोग करता है और उपयोग करके किसी भी व्यक्ति की बीमारी को तुरंत जो है पकड़ लेता है और तुरंत पकड़ के और उसका इलाज जो है कर लेता है। सही औषधि, सही दवाएं उसको लिख देता है और वो दवाएं उसको तुरंत ही काम करती हैं। और ये चीज़ें एक समय बाद जो है वो सीखता है, तुरंत पहले ही समय में नहीं सीख पाता। ठीक है, तो उसने, वो मैकेनिक ने, उस डॉक्टर ने या किसी अन्य इंजीनियर ने या फिर किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति ने जो अपने जीवन में किसी कौशल को सीखा है, उस कौशल को निरंतर परिमार्जित करता जाता है। और यह परिमार्जन किसके द्वारा संभव हो पाया? उस व्यक्ति के अनुभव द्वारा संभव हो पाया। किसके द्वारा? अनुभव द्वारा, है ना। अनुभव, जैसे जैसे उस व्यक्ति के कार्य करने के दौरान उसने धीरे धीरे अनुभव प्राप्त किया और उस अनुभव का प्रयोग अपने कार्य को करने में करता है, जिससे उसका कार्य जल्दी हो जाता है और प्रभावपूर्ण तरीके से जल्दी होता है, सही होता है और प्रभावपूर्ण होता है। समझ बात आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब उस व्यक्ति के अंदर अनुभव कम था तो वह उसी कार्य को धीरे धीरे करता था, लेकिन जब उस व्यक्ति के पास अनुभव की अधिकता हो गई, एक्सपीरियंस्ड हो गया, तो वह उसके अंदर कुछ इस तरीके के व्यवहार में बदलाव हुआ, उसकी सोच में भी कुछ इस प्रकार से बदलाव हुआ कि वह अब अपना कार्य, उसी कार्य को बड़ी ही एफिशिएंटली कर रहा है, जल्दी जल्दी कर रहा है और बिल्कुल सही तरीके से, ठीक तरीके से कर रहा है। ये कैसे संभव हो पाया? ये सिर्फ और सिर्फ अनुभव द्वारा संभव हो पाया। अब वह व्यक्ति अपने अनुभव को किसी को बताएगा, है ना। वह अपने इस अनुभव को जब वो किसी नए व्यक्ति को बताएगा, तो वह उस कार्य में छिपे हुए छोटे छोटे उन पहलुओं को बताएगा जिन पहलुओं को जानकर, अपने अनुभव द्वारा जानकर वो इतना एक्सपर्ट हुआ है। ठीक है, तो वो जो अनुभव द्वारा जाने गए छोटे छोटे कौशल के जो छोटे छोटे घटक हैं या छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं या छोटे छोटे जो उस कौशल के छोटे छोटे जो भाग हैं, जिन भागों को वह प्रयोग करके इतना अनुभवी हुआ है, वही उस कौशल के सूत्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सूत्र। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण के सूत्र वे मार्गदर्शक बातें हैं, है ना। यानी किसी काम को करने के लिए रास्ता दिखाने वाली ऐसी बातें हैं, ऐसे तार्किक वाक्य हैं, ऐसे अनुभवों द्वारा सीखे गए ऐसे वाक्य होते हैं जो हमें किसी कौशल को प्रभावपूर्ण ढंग से सीखने अथवा करने के लिए हमें मार्गदर्शन देते हैं। समझ में बात आ रहा है ना। तो ये शिक्षण के सूत्र, हम यहाँ पर शिक्षण की बात कर रहे हैं। उदाहरण हमने इंजीनियर का लिया, डॉक्टर का लिया, एक मैकेनिक का लिया। ठीक उसी प्रकार से एक शिक्षक भी, जो एक शिक्षक होता है वह शिक्षण का कार्य करता है ना। शिक्षक शिक्षण का कार्य करता है और शिक्षण भी एक कौशल है। ठीक है, एक कौशल है और यह शिक्षण भी एक शिक्षक के अनुभवों द्वारा धीरे धीरे परिमार्जित होता रहता है। तो एक शिक्षक जब लंबे समय तक कार्य करता है तो वह भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है और यह अनुभव उसके शिक्षण को बेहतर बनाने में उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, और न केवल उसके शिक्षण को बेहतर बनाते हैं, बल्कि जब वह शिक्षक अपनी कक्षा में
जाता है अथवा किसी अन्य कम अनुभवी शिक्षक को प्रशिक्षित करेगा तो वही छोटी छोटी बातें उसे बताएगा जो उसने अपने अनुभव से सीखा है। समझ में बात आ गया ना। तो शिक्षण के सूत्रों का तात्पर्य यह है कि शिक्षण के सूत्र वे अनुभव द्वारा प्राप्त, किसके द्वारा, अनुभव द्वारा प्राप्त या अनुभव द्वारा सीखी गई वे बातें हैं, वे वाक्य हैं या वे तार्किक कथन हैं जिनके द्वारा शिक्षण को मनोवैज्ञानिक ढंग से, है ना, शिक्षण को मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक ढंग से, है ना, तार्किक बनाया जाता है, तार्किक बनाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो अनुभव द्वारा वैज्ञानिक ढंग से सीखे गए वे बातें जिसका उपयोग करके हम या एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है और प्रभावशाली बनाकर जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, है ना, जिन शिक्षण के उद्देश्यों को हमने प्रारंभ में निर्धारित किया था उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता जो है प्राप्त करते हैं, वही शिक्षण के सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। उसे ही शिक्षण के सूत्र या मैक्सिम्स कहते हैं। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि शिक्षण के सूत्र अनुभवों द्वारा वैज्ञानिक ढंग से सीखे गए, आप ये कह सकते हैं वैज्ञानिक ढंग से अनुभव द्वारा सीखी गई बातें हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो शिक्षण के सूत्र हैं ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस तरीके से, समझ में बात आ रही है। तो ऐसा माना जाता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में जब बाल मनोविज्ञान का समावेशन हुआ, जब शिक्षण की प्रक्रिया बाल केंद्रित हुई, तो उसके बाद से दो मनोवैज्ञानिकों का या दो शिक्षा शास्त्रियों का नाम यहाँ पर आता है, जिसमें से सबसे पहले हैं कमेनियस, है ना, कमेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, इन दोनों लोगों का नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे। इन्हीं दोनों शिक्षा शास्त्रियों का, और न केवल शिक्षा शास्त्री थे बल्कि ये दो महान शिक्षक भी हुए जिन्होंने अपने शिक्षण के दौरान ऐसे अनुभव उन्होंने किया। जब वह बच्चों को पढ़ाते थे तो उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जब वह शिक्षण कर रहे हैं, अपनी विषय वस्तु का शिक्षण कर रहे हैं, उस दौरान विद्यार्थी क्या करने पर ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, ये चीज़ उन्होंने अनुभव की। किसी विषय वस्तु का शिक्षण किस तरीके से किया जाएगा कि विद्यार्थी रोचक ढंग से, रुचिपूर्ण ढंग से और मनोरंजन के साथ विषय वस्तु को आत्मसात करते जाएं। इस तरीकों का अनुभव इन दो शिक्षा शास्त्रियों ने अपने शिक्षण के दौरान लिया और जिन अनुभवों को उन्होंने सीखा वही आज शिक्षण के सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो शिक्षण के सूत्रों के खोजकर्ता के रूप में कह लें या उसको प्रारंभ करने वाले व्यक्तियों के रूप में कह लें, वो इन दो शिक्षा शास्त्रियों का नाम यहाँ पर आता है। दोनों का नाम आप याद रखेंगे, पहले हैं कमेनियस और दूसरे हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, ये परीक्षा में अक्सर पूछता रहता है शिक्षण के सूत्र को प्रारंभ करने वाले शिक्षा शास्त्री कौन है, तो पहला कमेनियस है और दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, तो दो नाम आपको याद यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण के सूत्र की परिभाषा, अर्थ मैंने आपको यहाँ पर समझाया, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, यदि परिभाषाओं को देखा जाए तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं भी दी हैं। जैसे टी रेमंड की एक परिभाषा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वो कहते हैं कि शिक्षण के सूत्र जो होते हैं वो पथ प्रदर्शन करते हैं। शिक्षण के सूत्र क्या करते हैं, पथ प्रदर्शन, यानी रास्ता दिखाते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है ना। रेमंड का कहना है कि शिक्षण के सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं, अर्थात रास्ता दिखाते हैं, जिसमें यानी शिक्षण के सूत्र में सिद्धांत से, अर्थात शिक्षण के सिद्धांतों द्वारा
शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए जो है वो सहायता, शिक्षण जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ठीक है, यानी शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उनके उपयोग से व्यवहार में सहायता की अपेक्षा की जाती है। समझ में बात आ रहा है ना? ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक, तो शिक्षण के सूत्रों की परिभाषा, एक और परिभाषा यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो सूत्र क्या है इसको समझाती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मैक्सिम्स या सूत्र को बात करेंगे तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार यहाँ पर सूत्र के बारे में ये बताया गया है कि सूत्र एक आम सच्चाई है। सूत्र क्या है? एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभवों से ली जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है ना। सूत्र क्या है? एक आम सच्चाई है जो विज्ञान और अनुभवों से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। एक अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में सहायता करने के लिए शिक्षण सूत्र होते हैं। ठीक है, विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं के पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जब हम शिक्षण के सूत्रों का, ये जो 11 सूत्र हैं, इन सूत्रों के उपयोग द्वारा जब हम शिक्षण करते हैं तो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो विद्यार्थियों के लिए आसान हो जाती है और शिक्षकों के लिए भी बहुत सरल हो जाती है। ठीक है, विशेष रूप से जो छोटी कक्षाएं होती हैं, उन छोटी कक्षाओं में जो शिक्षण है वह इन शिक्षण के सूत्रों द्वारा यदि प्रयोग करते हुए यदि किया जाए तो उन छोटे बच्चों के लिए ये सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, काफ़ी प्रभावशाली होंगे, जिससे वो अपने विषय को बड़ी ही आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? तो आपने भी बहुत सारे अपने जीवन में सूत्र बनाए होंगे। कुछ आप जो भी किसी काम में जुड़े होंगे अपने घर में या किसी बाहर जिस भी काम में जुड़े होंगे, आप जब किसी काम को करते हैं तो आपके जीवन का एक सूत्र होता है और उसी सूत्र को आप दूसरे को बताते हैं कि देखो ये काम अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो वही बातें जो है कमेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया कि एक शिक्षक जब 11 इन सूत्रों का उपयोग करते हुए अपने विषय को पढ़ाएगा तो उसके विषय को पढ़ाने का जो तरीका है वो काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगा, विद्यार्थियों को सीखने समझने में सहज सुबोध हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? तो आशा है आपको अर्थ और परिभाषा समझ में आ गई। साथ ही साथ इसकी आवश्यकता को भी हमने यहीं पर चर्चा कर ली है कि जब भी हम शिक्षण के सूत्रों का उपयोग करते हुए शिक्षण करते हैं तो एक विद्यार्थी विषय को बड़ी ही आसानी से आत्मसात करता है, सीख लेता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ लेता है और साथ ही साथ रुचि भी लेता है सीखने में, है ना। और जब रुचि व्यक्ति के अंदर आती है तो वह आगे की चीज़ों को सीखने के लिए लगातार जो है अभिप्रेरित होता रहता है और फलस्वरूप हमने जो शिक्षण के उद्देश्य पूर्व में निर्धारित किए थे, पहले जो हमने शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए थे, उन उद्देश्यों को भी हम जल्दी, आसानी से और पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ें हैं। आइए, आशा है आपको शिक्षण का अर्थ समझ में आया होगा, ज़रूरत भी समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे शिक्षण के सूत्रों की। जो 11 सूत्र हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, उन सभी सूत्रों को एक एक करके समझेंगे और उन सूत्रों पर एक एक उदाहरण भी समझेंगे कि किस तरीके से हम इन शिक्षण के सूत्रों का उपयोग करते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, जो शिक्षक शिक्षण के सूत्रों का, शिक्षण के सिद्धांतों का, शिक्षण की विधियों और प्रविधियों का सही ढंग से, सही तरीके से, सही समय उपयोग करना सीख जाता है, वही एक अच्छा शिक्षक कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? तो हमने इसके पहले शिक्षण के सिद्धांतों की भी चर्चा की है ना। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, है ना। और एग्ज़ाम से ज़्यादा आप इसको अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करिए ताकि अच्छे शिक्षक बन सकें, एक राष्ट्र के निर्माता के रूप में आप बन सकें। ठीक है, आइए, तो हम अब शिक्षण के सूत्रों की बात करेंगे एक एक करके। यहाँ पर 11 शिक्षण के सूत्र जो है वो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले शिक्षण के सूत्र की बात करेंगे जो है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर, सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर, ठीक है। ये एक तरीका किसी विषय को पढ़ाने का, किसी भी विषय को पढ़ाने का एक तरीका।
सरल से जटिल की ओर। आप देख रहे हैं सरल से जटिल की ओर। ये सूत्र हमें क्या बताता है? ये जो सूत्र हमें बताता है वो ये कहता है कि जब हम किसी भी विषय को पढ़ाएं, तो पहले उस विषय में या वो जो शिक्षण बिंदु हम पढ़ा रहे हैं, उस शिक्षण बिंदु के जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक के सरल बातों को पहले बताया जाए। किस बातों को पहले बताया जाए? पहले सरल बातों को, आसान बातों को पहले बताया जाए। उसके बाद उसमें छिपी हुई गूढ़ बातों को, या हम कह सकते हैं कि जटिल अथवा कठिन बातों को, जटिल या जो कठिन बातें हैं उसको क्या किया जाए? बाद में बताया जाए। तो सरल बातों को पहले बताया जाए और धीरे धीरे जटिलता को, कठिनाई को बढ़ाते हुए हम कठिन बातों को जो है वो क्या करें? बाद में बताएं, है ना। यह शिक्षण का सूत्र हमें कहता है। बात समझ में आ गया? ठीक है ना। तो ये जो शिक्षण का सूत्र है ना, वो मनोविज्ञान के अनुकूल है ना। अक्सर हम जब किसी भी कॉन्सेप्ट को पहली बार सीखते हैं, तो वह कॉन्सेप्ट हमें पूरी तरह समझ में नहीं आता है ना। हम उस कॉन्सेप्ट को गहराई से एक समय बाद सीखना शुरू करते हैं। प्रारंभ में तो हम पहली नज़र में उसकी आसान बातों को सीखने का प्रयास करते हैं, उसमें छिपे हुए जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, उसी को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसके सैद्धांतिक पहलुओं को भी सीखना शुरू कर देते हैं, है ना। तो गूढ़ बातों को हम बाद में सीखते हैं, कठिन और जटिल बातों को बाद में सीखते हैं, बल्कि आसान बातों को पहले हम सीखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम इसको मनोविज्ञान के अनुकूल शिक्षण का सूत्र कहते हैं। समझ बात आ रहा है ना। ये एक छोटे बालकों के लिए बड़ा उपयोगी सूत्र है ना, क्योंकि ये उसके मानसिक स्तर के अनुकूल है। इसमें आपका ये किसी भी विषय में जो है प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप गणित का शिक्षण कर रहे हैं, किसी भी बालक को आप गणित पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बालक कक्षा 1 में आया हुआ है ना। अब कक्षा 1 में बालक वो आया हुआ है, उसे जोड़ घटाना सिखाना है, ठीक है। तो ये बताइए, जोड़ घटाना सिखाने से पहले आपको, जैसे आपको जोड़ घटाना दो अंकों वाले जो हमारे है ना अंक हैं, है ना, उनको जैसे आपको पहले क्या बताना होगा? पहले आपको सिर्फ एक अंक वाले जोड़ों को बताना होगा। जैसे हम 2 और 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाता है, ठीक है ना। अब ये देखिए, जोड़ सिर्फ एक ही अंक का तो हो नहीं सकता है, जोड़ तो बहुत सारे अंकों का हो सकता है ना। तो पहले हमें क्या बताना है? पहले एक अंक वाले जोड़ को बताना है कि नहीं। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और 2 अंकों वाले जोड़ को सिखाएंगे, अर्थात हासिल लेने वाला आप कह सकते हैं। पहले बिना हासिल लेने वाला जोड़ सिखाएंगे, फिर बाद में क्या? हासिल लेने वाला जोड़ सिखाएंगे, है ना, जिसमें अर्थात हासिल उसी में लेना पड़ता है जिसमें 2 या 2 से अधिक अंक वाले, दो या 2 से अधिक अंक हों, ठीक है। बात समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, पहली परिस्थिति की अपेक्षा जो दूसरी परिस्थिति है ये थोड़ी सी कठिन है ना। 3 अंक हो जाएंगे, थोड़ा और कठिन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो इसी तरीके से आप गणित के शिक्षण में इसका उपयोग कर सकते हैं। आप किसी भी विषय का, चाहे आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, है ना, आप विज्ञान विषय का शिक्षण कर रहे हैं, तो पहले विज्ञान के पहले आसान कॉन्सेप्ट को बताइए, उसके बाद धीरे धीरे उससे कठिन कॉन्सेप्ट की ओर जाइए। या फिर आप यदि इतिहास विषय का शिक्षण कर रहे हैं तो इतिहास विषय के शिक्षण में आप किसी साम्राज्य या किसी वंश के बारे में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आप छोटी छोटी कहानियों से शुरू करिए, है ना। और छोटी छोटी कहानियों से शुरू करते हुए धीरे धीरे उस समय की परिस्थितियों को, देश काल की, है ना, उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था इत्यादि के बारे में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते बढ़ते जो है वो सीखेंगे। पहले आसान चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। तो आशा है आपको ये बातें समझ में आ गई। सरल से जटिल की ओर का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि किसी भी विषय का जो शिक्षण बिंदु है उसके सरल बातों को पहले बताया जाए और जटिल अथवा कठिन बातों को धीरे धीरे आगे की ओर बाद में बताने का जो है प्रयास किया जाए, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको बात ये समझ में आ गई होगी। तो आ गई है तो हम आगे बढ़ेंगे और अब दूसरे सूत्र की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा सूत्र क्या है? तो जो दूसरा सूत्र है वह है ज्ञात से अज्ञात की ओर।
ज्ञात से अज्ञात की ओर, समझ में आ रहा है ना। ये ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है, ज्ञात अर्थात जो हम जानते हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे फ्रॉम नोन टू अननोन। ज्ञात का मतलब क्या है, जिसे हम जानते हैं पहले से, है ना, जिसे हम पहले से जानते हैं। और अज्ञात का मतलब क्या है, जिसे हम अभी फिलहाल में नहीं जानते हैं, है ना, यानी वर्तमान में जिसे हम नहीं जानते हैं वो अज्ञात है, और वर्तमान में जिसके बारे में हम कुछ जानते हैं वो ज्ञात है, नॉन है। और ये क्या है, ये अननोन है। बात समझ में आ गया ना। तो ये जो शिक्षण का सूत्र है वो क्या बताता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी एक मनोविज्ञान पर आधारित सूत्र है, और ये हमें कहता है कि जब भी हम किसी विषय का शिक्षण करें, जब भी हम किसी विषय का शिक्षण करें, किसी शिक्षण बिंदु को विद्यार्थियों के समक्ष पढ़ाया जाए, तो पहले उस शिक्षण बिंदु से संबंधित ज्ञात बातों को पहले बताकर उसी का सहारा लेते हुए, यानी ज्ञात चीज़ों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे शिक्षण बिंदु में छिपे हुए अज्ञात पहलुओं को बाद में जो है वो बताया जाए। ठीक है, अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर का सूत्र हमें ये बताने का प्रयास करता है कि जब भी हम किसी विषय का शिक्षण करते हैं तो हमें पहले विद्यार्थियों को उन बातों को बताना चाहिए जिसे विद्यार्थी पहले से जानते हैं। ठीक है, पहले से ही जानते हैं, और उन पहले से ज्ञात बातों का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण बिंदु में छिपी हुई अज्ञात बातों को धीरे धीरे बाद में जो है वो बताया जाए। ठीक है, बात समझ में आ गया ये चीज़। जैसे आपको यदि विद्यार्थियों को पहाड़ा सिखाना है ना, विद्यार्थियों को गणित में पहाड़ा सिखाना है, तो पहाड़ा सिखाने के लिए पहले विद्यार्थियों को बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे विद्यार्थियों को अंकों का ज्ञान होना चाहिए, है ना। जब विद्यार्थी अंक के बारे में जानेंगे तभी वो आगे जो है पहाड़ा भी सीख पाएंगे, समझ में आ रहा है। तो अंकों का ज्ञान पहले से ज्ञात बात हो गई, और अज्ञात क्या है, पहाड़ा। तो उन्हीं अंकों का सहारा लेते हुए हम विद्यार्थियों को क्या सिखा देंगे, पहाड़ा सिखा देंगे, समझ में आ रहा है। जैसे आप भाषा शिक्षण कर रहे हैं, तो भाषा शिक्षण के दौरान आप अक्षरों को के द्वारा शब्दों को लिखना सिखाते हैं। ठीक है, तो पहले जब तक आप विद्यार्थी को वर्णों का ज्ञान नहीं होगा, क ख ग घ ङ, या फिर आपको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का ABCD इन सब का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो शब्दों को बनाना नहीं सीख पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें शब्दों को लिखने से पहले उस शब्द के वर्णों की जानकारी होनी चाहिए। अर्थात वर्ण क्या है, पहले से ज्ञात हैं, और जो शब्द हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो क्या है, वो अज्ञात है। समझ में बात आ रही है ना। ठीक है, समझ में बात है। तो ये है ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की। तो जब भी हम किसी भी विषय का शिक्षण बिंदु लें, पहले हमें उसके आधारभूत यानी बेसिक ज्ञान को विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। यानी उस शिक्षण बिंदु से जुड़े हुए जो बेसिक जानकारी है, बेसिक जानकारी जो कि पहले ज्ञात होनी चाहिए विद्यार्थी को, वहाँ से शुरू करेंगे, और धीरे धीरे शिक्षण बिंदु में छिपे हुए जो आगे की कठिन और जटिल बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, उसकी ओर धीरे धीरे जाना चाहिए। ठीक है, समझ में बात आ गया। तो ये है ज्ञात से है अज्ञात। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे अगला शिक्षण बिंदु, जिसका नाम है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है ना, स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है, जब आप ये जान जाएंगे आसानी से समझ लेंगे कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर का जो शिक्षण बिंदु है वो क्या कहता है। तो स्थूल का मतलब क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम कॉन्क्रीट कहते हैं। स्थूल को क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। सूक्ष्म को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, और स्थूल को क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट अंग्रेजी में। ठीक है, तो स्थूल का मतलब होता है प्रत्यक्ष, सामने जो बड़ा चीज़ है ना। स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा, जो चीज़ हमें एक ही नज़र में दिख जाए, आँख खोलते ही फटाक से जो चीज़ हमारे सामने दिखे पहली नज़र में, वो क्या है, वो स्थूल है। जाहिर सी बात है, जो सामने बड़ी चीज़ हमें दिखेगी, आँख खोलते ही जो बड़ी चीज़ पहले हमें दिख रही है, उसी के बारे में पहले जानेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो स्थूल शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर बड़ा, जो सामने की ओर दिख रहा है साफ साफ, है ना। और सूक्ष्म का मतलब
उस वस्तु के अंदर छिपी हुई छोटी छोटी चीज़ें, गूढ़ बातें, सूक्ष्म बिंदु। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, सामने कोई बड़ा सा बंगला दिख रहा है, पहले आप जैसी आपकी नज़र जाएगी बड़े से बंगले के पर जाएगी, अरे कितना बंगला बड़ा है। फिर थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, जब थोड़ा और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, तब आप उसमें देखेंगे कि अरे वहाँ पे छज्जा कितना बढ़िया है। थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, अरे देखिए उसकी खिड़कियाँ कैसी बनी हुई हैं, उसका दरवाज़ा कैसा है कि नहीं, ये चीज़ है। आप जा रहे हैं कहीं, पहली नज़र में आप कोई बड़ा सा जानवर, हाथी जा रहा है, तो आप तुरंत आग देखेंगे हाथी है, आप तुरंत पहचानेंगे कि ये हाथी है। लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, अरे ये तो हाथी धीरे धीरे, ये तो हल्का हल्का लंगड़ा रहा है कि नहीं। तो जो उसका लंगड़ाने वाला है वो तो सूक्ष्म बात हो गई, लेकिन पहले नज़र में आपने देखा बड़ा सा हाथी दिखाई दिया, वो स्थूल है। यानी कि जो हम एक बार में जो हम अपने सामने देखते हैं, मूर्त जो होता है ना, हमारे सामने जो प्रत्यक्ष रूप से या मूर्त रूप से जो हमें दिखाई देता है, हमारे सामने है, वही है स्थूल, है ना। और सूक्ष्म की बात क्या हो गई? सूक्ष्म क्या है? जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट अंग्रेजी में कहते हैं छोटी चीज़, है ना, छोटी, अर्थात इसको कह सकते हैं अमूर्त। समझ में आ रहा है? जो कि हमारे सामने नहीं है, छुपा हुआ है, या फिर जिसको अधिक ध्यान लगाकर हमें देखना और समझना पड़ता है, ठीक है, वो अमूर्त या सूक्ष्म यहाँ पर कहलाएगा। इसीलिए ये जो स्थूल से सूक्ष्म का सूत्र है, इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना, मूर्त से अमूर्त की ओर। समझ में आ रहा है? तो मूर्त से अमूर्त की ओर भी हम इस सूत्र को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो यदि स्थूल से सूक्ष्म कहे या मूर्त से अमूर्त कहे, तो आप एक ही बात समझेंगे। अब आशा है जब आप इन शब्दों का अर्थ समझ गए हैं, तो इस सूत्र का भी अर्थ आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब यही है कि जब भी हम अपने शिक्षण में किसी विषय का शिक्षण करें, तो प्रारंभ में हमें उस विषय का प्रारंभ मूर्त वस्तुओं से करना चाहिए, अर्थात स्थूल वस्तुओं से करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, उसमें छिपी हुई अमूर्त बातों को या सूक्ष्म बातों को बताएं, है ना। यानी किसी विषय का प्रारंभ मूर्त वस्तुओं से करते हुए अमूर्त की ओर जाना चाहिए, स्थूल वस्तुओं से करते हुए सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए। यही बात हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि यह सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि इस सूत्र को हर एक शिक्षक को जो है अपने शिक्षण में अपनाना चाहिए, विशेष बल देना चाहिए। और वो कहते हैं कि हमारे पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए और उसका अंत सूक्ष्म बातों से हो, ठीक है। अपने विषय का प्रारंभ स्थूल बातों से शुरू करके करें और उस विषय का अंत जो है वो सूक्ष्म बातों से होना चाहिए, अर्थात मूर्त से शुरू करके अमूर्त की ओर जाना चाहिए। बात समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे आप विज्ञान का शिक्षण कर रहे हैं, विज्ञान विषय में कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, उस विज्ञान विषय में किसी टॉपिक को पढ़ाते वक्त आप सामने दिखने वाली किसी चीज़ का उपयोग करिए। जैसे गुरुत्वाकर्षण को पढ़ा रहे हैं, तो आप किसी चीज़ को गिरा के दिखाइए कि वो वस्तु देखिए नीचे गिर रही है ना। तो ये क्या हो गया, ये मूर्त है। ये नीचे गिरना वो हर समय विद्यार्थी किसी न किसी चीज़ को देखता रहता है, ठीक है। अर्थात या फिर आप किसी भाषा का शिक्षण करवा रहे हैं, है ना, भाषा के शिक्षण में आप अक्षरों का ज्ञान करा रहे हैं बच्चों को, आपने देखा होगा। तो ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं, बी फॉर बॉल पढ़ाते हैं। तो एप्पल क्या है? एप्पल मूर्त है। जो विद्यार्थी प्रतिदिन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो एप्पल जो है वो देखता है, अपने घर में सेब जो है वो देखता है, और उस सेब जो कि मूर्त है या स्थूल वस्तु है, उस सेब का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे चल के हम जो है उस सेब या एप्पल से लेटर ए को लिखना हम सिखा देते हैं। लेटर ए की जो ये आकृति है उसको लिखना जो है हम सिखा देते हैं। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये क्या हुआ, ये भी मूर्त से अमूर्त ही हुआ या स्थूल से सूक्ष्म की ओर हुआ। समझ में बात आ रही है ना?
ये चीज़ है। तो हर्बर्ट स्पेंसर इस बातों को, इस सूत्र को जो है अपनाने के लिए बहुत जो है वो बल देते हैं। ठीक है, आप भूगोल का शिक्षण कर रहे हैं, है ना, भूगोल में आप नदियों के बारे में, तालाबों, झीलों के बारे में बता रहे हैं, तो नदियों, तालाबों और झीलों की परिभाषा देने से पहले आप विद्यार्थी को मूर्त रूप में उन चीज़ों को दिखा दीजिए, या तो वहाँ ले जाकर दिखा दीजिए, या फिर किसी चार्ट या मॉडल या किसी वीडियो का उपयोग करके उन चीज़ों को यहाँ पर दिखा दीजिए, तो वो मूर्त हो जाएगा। फिर धीरे 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 नदी किसे कहेंगे, है ना, झील किसे कहेंगे, तालाब किसे कहेंगे, इसके बारे में आप परिभाषा देंगे। या फिर नदी कैसे बनती है, नदी घाटी कैसे बनती है, इसको बताने से पहले आप उसको चित्र पहले दिखा दीजिए, या फिर प्रत्यक्ष रूप से लेकर दिखा दीजिए। ठीक है, तो जब वो मूर्त रूप में देख लेता है, फिर उसके बनने की प्रक्रिया क्या है, वह तो सूक्ष्म बात है, अमूर्त बात है ना, जो कि हमेशा नहीं दिखती है, एक लंबे समय के बाद जाके दिखती है। उन चीज़ों को वो धीरे 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 समझना सीख जाएगा। ठीक है, आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये सिद्धांत कहता है कि मूर्त वस्तुओं को पहले बताइए, अमूर्त या अप्रत्यक्ष जो सामने नहीं दिख रही है उन बातों को बाद में बताया जाए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा तीसरा सिद्धांत हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और अगले शिक्षण के सूत्र पर चलेंगे, जिसे कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर। क्या कहते हैं? पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है ना, पूर्ण से अंश, पूर्ण का मतलब आप समझ रहे हैं होल, जिसको अंग्रेजी में कहा जाएगा पूरा, है ना, पूर्ण से अंश की ओर। और अंश का मतलब हुआ पूर्ण का छोटा सा भाग, पूर्ण का छोटा सा भाग, है ना, पूर्ण का छोटा सा भाग अंश हो गया। ठीक है, तो यह जो सिद्धांत है यह भी एक मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण का सूत्र है। ठीक है ना, मनोविज्ञान पर, जो हमारा गेस्टाल्ट सिद्धांत, इसको हम गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। समझ में आ रहा ना, मनोविज्ञान के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर आधारित है पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है कि पूर्ण से अंश की ओर का जो सूत्र है वह किस मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, इस सूत्र का आधार क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, है ना, गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसे हम समग्रवाद भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, समग्रवादी सिद्धांत, है ना, पूर्णाकारवाद भी इसको बोला जाता है, पूर्णाकारवाद सिद्धांत। ठीक है, तो गेस्टाल्ट कहे, समग्रवादी कहे, पूर्णाकारवादी कहे, ये तीनों ही एक ही बातें हैं, एक ही चीज़ के बारे में कहते हैं। तो ये गेस्टाल्ट सिद्धांत क्या कहता है, आप फर्स्ट पेपर में इसको पढ़े होंगे, यहाँ भी थोड़े समय बता देता हूँ। ये गेस्टाल्ट सिद्धांत कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब कब सीखता है, जब तक वह पूरी परिस्थिति, संपूर्ण परिस्थिति को एक बार, संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन नहीं कर लेता है, तब तक वह उसमें छिपी हुई सूक्ष्म बातों को नहीं समझ पाता। अर्थात किसी वस्तु का या किसी चीज़ का, व्यवहार का अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए हमें परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, है ना, परिस्थिति का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अर्थात जब भी हमें किसी चीज़ को सीखना है, अर्थात किसी समस्या का समाधान करना है, तो हमें उस समस्या की संपूर्ण जानकारी पहले होनी चाहिए। फिर धीरे 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 हम उस समस्या के छोटे छोटे पहलुओं को बाद में सीख जाते हैं, बाद में पहलुओं को देखते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि ये जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है, यही इस चौथे सिद्धांत का, सूत्र का आधार है, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, तो इस सिद्धांत द्वारा, इस सूत्र द्वारा हम क्या समझते हैं, ठीक है, इस सूत्र द्वारा हम क्या समझते हैं। तो ये जो शिक्षण का सूत्र है हमें बताता है कि हमें जब किसी शिक्षण बिंदु का शिक्षण करना चाहिए, तो उस दौरान हमें उस शिक्षण बिंदु की पूरी परिस्थिति का ज्ञान विद्यार्थी को एक साथ करा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर आने वाली छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान कराना चाहिए। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे हमें अगर विद्यार्थी को पौधे के बारे में बताना है, किसी पौधे के बारे में, ठीक है, तो आप उसे पहले पूरा पौधे के बारे में बताइए कि ये देखिए ये पौधा है ना, ये आप उस पौधे के बारे में पूरा पौधा ही एक बार जो है उसको दिखा दीजिए। समझ में आ रहा है बात?
पूरा पौधा। उसके बाद ये क्या है, ये संपूर्ण भाग हो गया, पूरा आकार हो गया। अब उसके बाद आप उसके अवयवों के बारे में, उसके अंश के बारे में, अंश मतलब छोटा छोटा भाग, उसके अंशों के बारे में बात बताइए कि देखिए ये अब इसके दो भागों में बांट देते हैं। ये मान लीजिए नीचे जड़ तंत्र हो जाता है कि नहीं, और ऊपर जो है प्ररोह तंत्र हो जाता है ना, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम हो जाता है यहाँ पर। फिर आप उसके आगे अलग अलग भागों के बारे में बताएंगे। ये देखिए पत्ती है, ये तना इसको कहते हैं, ये जड़ कहते हैं, ये फूल फल इत्यादि कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो पहले हमने पूरे पौधे को दिखाया जो कि पूर्ण हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने उसके अन्य छोटे छोटे अंशों को, उसके भागों के बारे में जानकारी दी। ठीक है। इसी तरह से किसी भी विषय का जब हम शिक्षण करते हैं तो हमें विद्यार्थी को पहले समग्र रूप से उस वस्तु का ज्ञान दिया जाना चाहिए, पूरी परिस्थिति को एक बार पहले बता देनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद उस शिक्षण बिंदु में छिपे हुए जो छोटे छोटे अंश हैं, जो छोटे छोटे भाग हैं, उसको अलग अलग सिखाना चाहिए। ठीक है। एक उदाहरण द्वारा मैंने आपको ये बात समझाई। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा, ये जो सिद्धांत जो है वो गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए इसको गेस्टाल्ट सूत्र भी कह देते हैं कभी कभी, है ना। ठीक है। तो आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यदि समझ में आ गई है फ्रॉम होल टू पार्ट, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। तो पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत ये कहता है। अब आगे बढ़ेंगे और अगला सिद्धांत हम अगले शिक्षण सूत्र की बात करेंगे, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट, है ना, फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर। देखिए अनिश्चित मतलब जो हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट नहीं है उसे अनिश्चित कहेंगे। जो फिक्स नहीं है, जो स्थायी नहीं है, वो अनिश्चित है। ठीक है। और जो स्थायी है वो निश्चित है। बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर शिक्षण की बात की जा रही है। देखिए किसी भी विद्यार्थी का जो प्रथम ज्ञान होता है, कुछ भी वो जो पहली बार सीखता है, तो उसका ज्ञान जो होता है वह सही तरीके से क्रमबद्ध रूप से नहीं होता है ना। इसलिए वो प्रारंभ में अनिश्चित होता है, उसका ज्ञान प्रारंभ में क्या होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वह उस ज्ञान की गहराइयों में पहुंचता है ना, गहन बातों का जब अध्ययन करता जाता है, तो वही ज्ञान धीरे धीरे निश्चितता को प्राप्त होने लगता है। अर्थात उसका ज्ञान धीरे धीरे निश्चित होने लगता है, स्थायी होने लगता है, स्पष्ट होने लगता है। समझ में बात आ रहा है ना। उसके विचार, उसकी सोच जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। हालांकि प्रारंभ में उसके जो विचार हैं, किसी भी ज्ञान के प्रति जो उसका विचार है, जो सोच है, वो निश्चित नहीं होती, वो अनिश्चित होती है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ता है, बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती हैं, धीरे धीरे वही ज्ञान स्थायी हो जाता है ना, स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसी विशेषता, इसी गुण का उपयोग करके शिक्षण के सूत्र को निर्मित कर दिया गया, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है ना। तो इस सूत्र का उपयोग हम अपने शिक्षण के दौरान करते हैं। जैसे कैसे इसका उपयोग करेंगे, जैसे हम भूगोल विषय में किसी चीज़ का बारे में पढ़ रहे हैं, किसी राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, किसी राज्य के बारे में, किसी राज्य में कोई एक जगह है, उसके संबंध में कोई घटना है ना। प्रारंभ में उस घटना के बारे में कई लोगों की अलग अलग राय होती है, विद्यार्थी अलग अलग तरीके से समझ जाते हैं, है कि नहीं, है ना। जैसे कि हम जो है अक्सर विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि वो आप महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी के संबंध में बहुत सारे विद्यार्थियों का मिथ रहता है कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने देश के विभाजन में इस तरह से योगदान जो है, देश के विभाजन में अपना, उन्हीं के कारण देश का विभाजन हुआ, ये वो ऐसी वैसी बहुत सारी गलत बातें, बहुत सारी भ्रांतियाँ जो है उनके मन में होती हैं। हालांकि वो अपनी किताबों में महात्मा गांधी की चरित्र के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके कार्यों और उनके योगदान के बारे में पढ़ते हैं, फिर भी उनके दिमाग में जो छवि है वो किन्हीं कारणों से, अलग अलग कारणों से, चाहे वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और लोगों की सोच हो, उससे वो प्रभावित होकर नेगेटिव की ओर चले जाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या है, ये उनका ज्ञान अभी अनिश्चित है,
महात्मा गांधी के बारे में जो उनका ज्ञान है वो क्या है, अनिश्चित है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे की ओर उनके बारे में पढ़ते जाते हैं, उनके बारे में जैसे जैसे और भी जानकारियाँ उनके पास आती जाती हैं, वैसे वैसे महात्मा गांधी के चरित्र के प्रति, उनके ज्ञान, उनके योगदान के प्रति, राष्ट्र में जो राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र की आज़ादी में जो उनका योगदान रहा है, उसके प्रति बारे में जब वो पढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे उनका वही ज्ञान जो है वो निश्चितता की ओर बढ़ता जाता है, स्थायी होना, स्पष्ट होने लगता है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। या फिर बहुत सारे भूगोल का विषय, जब भूगोल विषय आप पढ़ाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे तटरेखाओं के बारे में, है ना, समुद्र की तटरेखाएं है कि नहीं, उसके बारे में। अब विद्यार्थी उसको देख तो नहीं रहा है, सिर्फ किताबों में पढ़ रहा है, ठीक है। तो जब वो किताबों में पढ़ता है तो उसका ज्ञान अभी स्पष्ट नहीं होता। जो उस समुद्री तटरेखा के बारे में जो पढ़ रहा है ना, कटी फटी तटरेखा है, सीधी तटरेखा है ना, उन तटरेखाओं पर बने चट्टानों की वजह से कौन कौन से आकृतियाँ बन जाती हैं पानी की वजह से, तो इन सब चीज़ों के बारे में वो किताबों में पढ़ रहा है, वो उसे देख नहीं रहा है। लेकिन जैसे 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 वो आगे की ओर बढ़ता जाता है, सीखता जाता है, तो उसका वो जो ज्ञान है ना, उस विशेष आकृतियों का ज्ञान है, वो धीरे 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 और भी निश्चित और स्पष्ट होता जाता है। ठीक है, तो यही सूत्र ये हमें बताता है। तो प्रारंभ में ज्ञान अनिश्चित होता है, लेकिन धीरे धीरे आगे सीखते सीखते जब हम आगे की ओर सीखते जाते हैं, वो क्या है, वो निश्चितता की ओर बढ़ता जाता है। अर्थात शुरू में विद्यार्थी का ज्ञान अनिश्चित रहेगा, जब हम तो हमें उस अनिश्चित ज्ञान को निश्चित की ओर लेके जाना है। अर्थात हमें शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग करते हुए, है ना, पहले हम सैद्धांतिक ज्ञान देते हैं, फिर धीरे 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 मॉडल्स के द्वारा, चित्र के द्वारा, ग्लोब के द्वारा, वीडियोस के द्वारा हम विद्यार्थियों के उस अनिश्चित ज्ञान को निश्चित ज्ञान की ओर बदलते जाते हैं। ठीक है, आशा है आपको ये भी चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सूत्र पर चलते हैं, जिसका नाम है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, ऐसी चीज़ जो हमने देखी है, अपनी आँखों से देखी है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, है ना, यानी हमने जो अपनी आँखों के सामने देखा है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, और जो हमने अपनी आँखों से अभी तक नहीं देखा है उसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं। फ्रॉम सीन टू अनसीन, है ना, अर्थात देखे गए से बिना देखे गए की ओर, आप ऐसा कह सकते हैं ना। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन, यानी कि जब भी हम किसी भी विषय, ये शिक्षण का सूत्र हमें क्या बताएगा, हमें ये बताता है कि जब भी हम किसी विषय वस्तु का शिक्षण करें तो उसको हम ऐसी चीज़ से प्रारंभ करें जिसे विद्यार्थी ने पहले देख रखा है, प्रत्यक्ष रूप में अपनी आँखों से देख रखा है, अनुभव कर रखा है। वहाँ से शुरू करते हुए हम उस ज्ञान को अप्रत्यक्ष की ओर लेके जाएं, अर्थात जिसे वह अभी तक नहीं देख रखा है। ठीक है, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना, उसकी ओर हम ले जाएं। जैसे आप इतिहास में या फिर इतिहास में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को पढ़ाते हैं जो कि अतीत में बीत चुके हैं, समझ में आ रहा है, अतीत में बीत गए हैं। तो जो अतीत में तो हम जा नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें वर्तमान से शुरू करना होगा, वर्तमान की परिस्थितियों को हमें दिखाना होगा। और वर्तमान की परिस्थितियों, जैसे कि आप किसी इमारत के बारे में पढ़ा रहे हैं, लाल किले के बारे में पढ़ाइए, आगरा के ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पहले आगरा के ताजमहल के बारे में जो है आप दिखाइए, उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाइए। उसके बाद आप उसकी बनावट को दिखाइए, कौन सी स्थापत्य कला का है, ये बात आप बाद में बताएंगे। स्थापत्य कला, ये स्थापत्य कला किस समय जो है उभरी थी या किस क्षेत्र से आई है, ये सब चीज़ें आप बाद में बताएंगे। पहले आप उस ताजमहल को दिखाइए, उसकी आकृति को दिखाइए, उसकी मीनारों को दिखाइए, उसके गुंबद को दिखाइए, है ना। उसके बाद आप उस स्थापत्य कला के अंदर छिपे हुए गुणों को, उसके रहस्यों को बाद में बताइए, जो कि अप्रत्यक्ष है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। तो जो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर का सूत्र है, वह जो है विद्यार्थियों को अपनी आँखों द्वारा सामने से देखे गए चीज़ों से जो वो चीज़ें नहीं देखा है अभी तक, उसकी ओर ले जाने की बात करता है। ठीक है, तो इसको भी हम मॉडल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल द्वारा कर सकते हैं। मॉडल, ग्लोब, चित्र, वीडियोज़ इत्यादि के द्वारा हम विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर
जो है विषय वस्तु को ले जा सकते हैं। ठीक है, आशा है आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ेंगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर का सूत्र की बात करेंगे। ठीक है ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसे हम उदाहरण से सिद्धांतों की ओर का जो है सूत्र भी कहते हैं। इसे हम उदाहरण से सिद्धांतों की ओर, समझ बात आ रही है ना, उदाहरण से सिद्धांतों की ओर भी कहते हैं। विशिष्ट से सामान्य, ठीक है ना, ये शिक्षण का सूत्र हमें क्या बताता है? ये कहता है कि पहले किसी भी विषय के शिक्षण के दौरान हमें उस विषय से संबंधित या उस टॉपिक से संबंधित कुछ उदाहरण देने चाहिए, कुछ उदाहरण देने चाहिए, और उन उदाहरणों का सहारा लेकर, है ना, उन उदाहरणों का सहारा लेकर उसके अंदर छिपे हुए सिद्धांतों की जानकारी देनी चाहिए। अर्थात पहले, और जो हमारे उदाहरण हैं वो विशिष्ट हैं, किस विशिष्ट हैं, और उन विशिष्ट उदाहरणों का सहारा लेते हुए उस उदाहरण में छिपे हुए सिद्धांत, जो गूढ़ बातें हैं, उसको बताया जाए। और ये जो गूढ़ और बातें हैं, जो सिद्धांत हैं, वो क्या है? सामान्य हैं, जनरल हैं, वो सबके लिए हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। जैसे आप भाषा शिक्षण कर रहे हैं, भाषा शिक्षण में आप संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा रहे हैं, और संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण की परिभाषा देने से पहले आपको उस से संबंधित कुछ उदाहरण देना चाहिए। पहले आप उदाहरण देंगे, जैसे कि आप संज्ञा के बारे में कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो पहले आप नाम किसी चीज़ के बारे में बताइए, मेज, कुर्सी, रोहन, मोहन, सोहन, कुछ भी बताइए, है ना। पहले उदाहरण बताइए, फिर उदाहरणों के द्वारा आप जो है बताइए कि किसी भी चीज़ का नाम हो वो संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर को हम एक अन्य नाम से जानते हैं, उदाहरण से सिद्धांतों की ओर। ठीक है ना, इसको हम आगमन, शिक्षण की आगमन विधि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शिक्षण की आगमन विधि। आगमन विधि, आगमन का मतलब आगमन विधि में हम करते हैं, शिक्षण की आगमन विधि हम आगे पढ़ेंगे कि शिक्षण की आगमन विधि हमें कहती है कि पहले हमें उदाहरणों से शुरू करते हुए धीरे धीरे उस उदाहरण में छिपे हुए सिद्धांतों को सिखाना या बताना चाहिए। ठीक है, आशा है आपको बात समझ में आई होगी। जब भी हम उदाहरणों से शुरू करते हैं ना, तो विद्यार्थी सहज हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये तो हम अपने आसपास देख रहे हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, क्योंकि हम उदाहरण पहले देते हैं और उदाहरण हमारे आसपास की घटित होने वाली घटनाएं होती हैं। इसलिए विद्यार्थी जो है इस सूत्र का उपयोग करने के कारण विषय वस्तु को सीखने में सहज हो जाते हैं, उन्हें आसान लगता है ना। ठीक है, तो चलिए, आशा है आपको ये विशिष्ट से सामान्य की ओर का सिद्धांत भी समझ में आया होगा। अगर आया तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे के सिद्धांत की बात करते हैं, जिसे कहा जाएगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, शब्दों का अर्थ पहले हम समझेंगे। शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में अगर कहें तो विश्लेषण को कहते हैं एनालिसिस और संश्लेषण को कहते हैं सिंथेसिस। ठीक है, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये क्या कहलाता है? विश्लेषण का मतलब क्या हुआ? विश्लेषण का मतलब ये आप समझ लीजिए, ऐसे कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि जब हम किसी बड़ी चीज़ से में छिपे हुए छोटे छोटे घटकों को अलग अलग कर देते हैं ना, छोटे छोटे भागों को क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। किसी बड़ी चीज़ से इसके छोटे छोटे अंशों को अलग अलग करेंगे, है ना, इसके अंशों को अलग अलग करेंगे, तो ये कहलाएगा विश्लेषण करना। यानी किसी समग्र वस्तु से, वस्तु में छिपे हुए जो छोटे छोटे घटक हैं उनको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है और अलग अलग करके जो समझने की प्रक्रिया है, उसको कहा जाएगा विश्लेषण। ठीक है, और संश्लेषण क्या कहलाएगा? जब हम विषय वस्तु को अलग अलग, विषय वस्तु में छिपे हुए जो छोटे छोटे घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उसको अलग अलग सीख लेंगे, और अलग अलग सीखने के बाद उन सबको एक साथ समग्र रूप में एक साथ मिलाकर पुनः जब एक नए कॉन्सेप्ट को बनाने का प्रयास करेंगे, उसको कहा जाएगा संश्लेषण। ठीक है, तो विश्लेषण का मतलब अलग अलग करना, अलग अलग करके समझना, और संश्लेषण का मतलब अलग अलग समझी गई बातों को एक साथ मिलाकर समग्र रूप में सीखना, ये कहलाता है संश्लेषण। ठीक है, तो ये सूत्र क्या बताता है? ये जो शिक्षण का सूत्र हमें कहता है कि किसी समस्या को ऐसे जीवित टुकड़ों में बांटना, ऐसे जीवित टुकड़ों में बांटना जिनके जोड़ने पर समस्या का हल निकल जाए, है ना।
विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का सिद्धांत में कहता है कि किसी भी ज्ञान को, किसी समस्या को ऐसे छोटे छोटे जीवित टुकड़ों में बांट देना जिससे बाद में जब हम उन्हें एक साथ जोड़ दें तो एक उस समस्या का जो है हल निकल जाए। समझ में आ रहा है ना? तो जब हमने किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटा तो वो विश्लेषण कहला गया, और जब हमने उसको एक साथ समेटा तो उस समस्या का हल प्राप्त किया, हल मिल गया। तो ये जो एक साथ जोड़ा गया है वह संश्लेषण कहलाएगा। ठीक है, ठीक है ना? बात समझ में आ गया होगा। उदाहरण के लिए जैसे हम उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में समझना चाहते हैं, है ना, तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए हमें उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के अंदर होने वाली राजनीति को समझना होगा। तो जो हम समस्त जिलों के अलग अलग राजनीति को समझ जाएंगे तो हमें एक बाद में एक समग्र रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे कोई मशीन चल रही है, पंखा चल रहा है, ठीक है ना, हमारे पास पंखे यहाँ सामने लगे हुए हैं तो पंखा चल रहा है। अब ये पंखा चल रहा है, ये समग्र रूप में हम इसको देख रहे हैं कि ये चल रहा है, लेकिन ये क्यों चल रहा है ना? इसमें विद्युत धारा रही होगी, इसमें बाइंडिंग लगी होगी, इसमें कॉइल लगा होगा, ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, बेयरिंग्स लगी हुई है जिस पे रोटरी मोशन हो रहा है। तो ये अलग अलग चीज़ें। अब रोटरी मोशन क्या होता है ना? ये ब्लेड्स किस तरीके से लगे हुए हैं, इसमें जो बाइंडिंग लगी हुई है कॉपर, ये क्या है, बाइंडिंग कैसे लगी हुई है, ये चीज़ें अलग अलग हम सीख रहे हैं, है ना? और उसके बाद एक साथ समग्र रूप में हम तब समझेंगे कि इस बाइंडिंग में कौन सा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये पंखा घूम रहा है ना? समग्र रूप में बाद में समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को कहेंगे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो किसी भी प्रक्रिया को अलग अलग भागों में बांटकर अलग अलग समझना, और अलग अलग समझने के बाद एक साथ समेटकर पूरी प्रक्रिया को एक साथ समझ लेना, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का सूत्र कहलाता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी, है ना? अब आगे बढ़ेंगे और 9वां जो है हमारा शिक्षण का सूत्र है मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, है ना? इसको समझने की बात है। मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर क्या है? जब भी हम छोटी कक्षाओं में किसी भी विषय का शिक्षण करते हैं तो हम विद्यार्थियों की रुचियों, उनकी आवश्यकताओं, उनके मनोभावों, व्यक्तित्व अर्थ और मनोवृत्तियों के अनुसार, उनके रुझानों के अनुसार, है ना, हम विषय वस्तु का शिक्षण करते हैं। जो उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं उन मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के अनुसार शिक्षण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, बड़ी कक्षाओं में जैसे जैसे हम पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे हम तर्क संगत क्रम को अपनाएंगे। ठीक है, तर्क संगत क्रम को, अर्थात शुरुआत में हमें मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर शिक्षण करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, बड़ी कक्षाओं में पहुंचते जाएंगे, तो जो उस विषय के अनुसार सबसे तर्क संगत तरीका होगा उसके अनुसार शिक्षण करेंगे। यही चीज़ मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत क्रम की ओर जो है हमें बताता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे उदाहरण के लिए भाषा शिक्षण जब भी हम करते हैं तो मनोवैज्ञानिक क्रम यही कहता है कि पहले मनोवैज्ञानिक क्रम हमें ये कहेगा कि पहले हमें वाक्यों को पढ़ाना चाहिए, फिर वाक्यों के बाद जो है शब्दों पर, शब्दों के बाद अक्षरों और अक्षरों के बाद ध्वनियों की बात करनी चाहिए। समझ में बात आ रही है ना? लेकिन तार्किक क्रम क्या कहेगा? तार्किक क्रम ये कहेगा कि पहले हमें ध्वनि और वर्ण के बारे में पहले हम सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे चलकर वाक्यों के बारे में हम सीखेंगे। समझ में बात आ रही है ना? तो तार्किक क्रम और मनोवैज्ञानिक क्रम दोनों अलग अलग होता है। तो प्रारंभ में छोटी कक्षाओं में बालकों को पहले हम मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी कक्षाओं में पहुंच जाते हैं, थोड़ा वो सोचने समझने की क्षमता उनके अंदर बढ़ जाती है, तब हम तर्क संगत क्रम की ओर जाएंगे, यानी जो उचित होगा उसके अनुसार चलेंगे। ठीक है, समझ में बात आ गया होगा, आशा है आपको। ठीक है ना? ठीक है, तो छोटी कक्षाओं में हमें मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार जो है पढ़ाना चाहिए, बालकों की रुचियों, विशेषताओं, गुणों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी कक्षाओं में पहुंच जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, तो जो शिक्षक को उचित तरीका लगे, जो उस विषय को पढ़ाने में सबसे उचित तरीका है, भले ही वो मनोवैज्ञानिक ना हो, लेकिन शिक्षण के लिए उचित हो,
उसका उपयोग बाद में जो है वो करना चाहिए। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, तर्क संगत क्रम की ओर ये सूत्र हमें बताता है। ठीक है, अब 10वें सूत्र की बात करेंगे, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। अनुभव से क्या है, युक्ति युक्त की ओर। अंग्रेजी में इसको कहेंगे इम्पिरिकल टू रेशनल, फ्रॉम इम्पिरिकल टू रेशनल। अनुभव को अंग्रेजी में बोलेंगे इम्पिरिकल, युक्त युक्त को बोलेंगे रेशनल। ठीक है, फ्रॉम इम्पिरिकल टू रेशनल, ये हमें क्या कहता है, अनुभव। अनुभव क्या है, व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों का उपयोग करके जिस चीज़ को महसूस करता है, समझता है, वो उसका अनुभव कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब उस अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को एक तार्किक क्रम में धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से जब वो सीखता जाता है, अपने व्यवहार में, अपने मस्तिष्क में, अपने चरित्र में एक विशेष क्रम में जब उतारता जाता है, तो इसको बोलते हैं युक्ति युक्त, अर्थात रेशनल। समझ में आ गया ना। तो जो ज्ञान कोई व्यक्ति अनुभव द्वारा प्राप्त करता है वह स्पष्ट नहीं होता, वह अनिश्चित होता है, वो अवास्तविक होता है। लेकिन जैसे 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 इस अनुभव को वह और गहन बनाता जाता है, इसका अनुभव और जितना अधिक लेता जाता है, जितना और अधिक समझता जाता है, वैसे वैसे उसका अनुभव जो है स्पष्ट होता जाता है, उसका अनुभव जो है स्थायी होता जाता है, उसके विचार जो है वो तर्क युक्त होते जाते हैं, और इसके कारण वह ज्ञान एक क्रमबद्ध रूप में एक के बाद एक सिस्टमेटिकली जो है वो उसके व्यवहार में समावेशित हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो अनुभव से युक्त युक्त तर्क की ओर, युक्त युक्त की ओर जो सूत्र है वो हमें बताता है कि पहले विद्यार्थियों को हमें अनुभव द्वारा सीखने पर बल देना चाहिए। जब वह अनुभव द्वारा सीखते हैं, फिर धीरे धीरे उनके अनुभव द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है वह धीरे 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 एक तार्किक क्रम में उनके ज्ञान में जो है वो सम्मिलित हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे वह विद्यार्थी प्रतिदिन जो है सूर्योदय सूर्यास्त जो है वो देख रहा है, प्रतिदिन देख रहा है, रोज़ सुबह होती है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होती है, रात हो जाती है ना, सो जाता है ना। अब मौसम बदल रहे हैं, है ना, गर्मी आ रही है, बरसात आ रहा है, जाड़ा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, प्रतिदिन वो देख रहा है, अनुभव में वो देख रहा है। लेकिन उसे इस बात का कारण नहीं पता है कि ये दिन कब हो रहा है, रात क्यों हो रही है ना, या फिर ये सर्दी गर्मी जो है, बरसात क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो पा रहा है, इस कारण को वो नहीं समझ पाता है ना। तो अनुभव जन्य जो ज्ञान है उसको पता है कि दिन हुआ है तो अब आगे रात ही होगी, ये इसका अनुभव है। लेकिन दिन के बाद रात ही क्यों होगी, इसका कारण वो उसे बाद में धीरे धीरे जब वो और अनुभवी होता है, सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता है, विषय अलग अलग विषय को पढ़ता है, उसके बाद उसका ज्ञान जो है वो युक्त युक्त हो जाता है, तार्किक हो जाता है, रेशनल हो जाता है। समझ में बात आ रही है ना। तो ये चीज़ है, इसीलिए ये सूत्र कहता है कि विद्यार्थियों को पहले अनुभव द्वारा सीखने पर बल दें, फिर धीरे 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 ये अनुभव है वो स्थायी हो जाएगा, तार्किक हो जाएगा, युक्त युक्त हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अनुभवों से शुरू करते हुए युक्त युक्त की ओर उनके शिक्षण को जो है विद्यार्थियों के सामने करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 10वां हमारा सूत्र। अब बात करेंगे प्रकृति का अनुसरण, फॉलो ऑफ द नेचर, फॉलो टू द नेचर, प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का मतलब क्या, प्रकृति मतलब क्या, प्रकृति मतलब विद्यार्थी की प्रकृति, किसकी, विद्यार्थी की, है ना। विद्यार्थी का स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका मानसिक प्रकृति क्या है, शारीरिक प्रकृति क्या है, ये चीज़ है विद्यार्थी की मानसिक और शारीरिक प्रकृति। वो कैसा है, किस तरह की सोच रखता है, किस तरीके का विचार रखता है, उसके शारीरिक संरचनाएं कैसी हैं, वह किस वातावरण से आ रहा है, किस सामाजिक आर्थिक परिस्थिति से वो विद्यार्थी आ रहा है, इस सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का जो है वो ध्यान रखते हुए शिक्षण का कार्य करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अर्थात प्रकृति जो है वो यहाँ पर दो तरीके की, मानसिक प्रकृति और शारीरिक प्रकृति। सामाजिक प्रकृति भी कह सकते हैं, है ना। तो मानसिक प्रकृति अर्थात विद्यार्थियों की रुचि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, क्षमताएं, आयु इत्यादि जो चीज़ें हैं
वो विद्यार्थी की मानसिक प्रकृति है, और इन मानसिक प्रकृतियों का ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण का कार्य करना चाहिए। शारीरिक प्रकृति बात करें तो बालक की शारीरिक प्रकृति की शरीर की बनावट कैसी है, कहीं वो दिव्यांग तो नहीं है किसी अंग से, या पूर्ण रूप से स्वस्थ है, बीमार तो नहीं है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए विद्यार्थियों के लिए शिक्षण की व्यवस्था जो है वो करनी चाहिए, और शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए, है ना, ताकि विद्यार्थियों की जो प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार वो विषय वस्तु को सीख सकें। हर एक विद्यार्थी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार विषय वस्तु को सीख सके। ठीक है, तो जब हम प्रकृति का अनुसरण करते हुए किसी विषय का शिक्षण करते हैं तो यही बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। हालांकि ये शिक्षण के जितने भी सूत्र हैं वह बाल केंद्रित शिक्षण को ही का अनुसरण करते हैं, है ना। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि हम विद्यार्थी की प्रकृति का अनुसरण करते हुए शिक्षण करेंगे तो निश्चित ही हमारी कोई भी हम जो भी विधि अपना रहे हैं वो विद्यार्थी के विकास में बाधक नहीं बनेंगे, है ना। तो हमारे शिक्षण में प्रयोग की गई कि कोई भी ऐसी बात विद्यार्थी के विकास में बाधक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम विद्यार्थी की प्रकृति का अनुसरण करते हुए, जिस प्रकार से प्रकृति ने उस विद्यार्थी को बनाया है उसी के अनुसार अनुसरण करते हुए शिक्षण का कार्य करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो ये रहा हमारे 11 शिक्षण के सूत्र। आशा है आप 11 सूत्रों को समझ चुके होंगे, है ना। अगर इसको आप ध्यान से पढ़िए, एक बार और देखिएगा, यदि ना समझ में आया तो एक बार और देखिए, बार बार देखिए, आपको अवश्य ही जो है समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे उपयोगिता की, क्या हमारे टीचिंग में इसको हम कैसे जो है इस्तेमाल करेंगे। तो हम जानते हैं कि शिक्षण के हमेशा उद्देश्य होते हैं, है ना, और जब हम शिक्षण के सूत्रों का उपयोग करते हुए पढ़ाते हैं तो वो जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, है ना, वो उद्देश्य जो है वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षण का उपयोग करके पढ़ाने पर जो विद्यार्थी होते हैं वो विषय वस्तु को रोचक ढंग से, रुचिपूर्ण ढंग से, सहजता से, है ना, सीखते जाते हैं, और उनके लिए रुचिकर होता जाता है विषय वस्तु। और न केवल रुचिकर होता है बल्कि वो धीरे धीरे वो ज्ञान जो है उनके मस्तिष्क में क्रमबद्ध रूप से, स्थायी रूप से, हमेशा के लिए जो है वो संरक्षित होता रहता है, सीखते जाते हैं। बात समझ में आ गया ना। इसीलिए इन शिक्षण के सूत्रों का एक शिक्षक को यथासंभव उचित तरीके से, सही समय पर सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। इसी में शिक्षण की सफलता निहित है, और एक अच्छे अध्यापक के रूप में आप उभर कर आएंगे। ठीक है ना। तो आशा है आपको ये जो टॉपिक है शिक्षण के सूत्र, ये समझ में आया होगा, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा, वीडियो लंबी हो चुकी है लेकिन कोई बात नहीं, ये एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्लीट जो है मिल गई हैं, है ना। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आपने सीखा इसको अपने व्यवहार में उतारिए, चरित्र में उतारिए, अपने मस्तिष्क में इस प्रकार से इसको धारण करिए कि एग्ज़ाम्स में भी आपको इससे सफलता मिले। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।